अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, नोबेल पीस प्राइज़ का ऐलान कर दिया गया है। ये अवार्ड किसको मिला अलग बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत कोशिशों के बावजूद इस एजाज़ को हासिल नहीं कर सके। इस सब के बाद वाइट हाउस का क्या माहौल है, आइए चलकर मालूम करते हैं। आए पुत तमानू मैं आख्या सी कि इस बंदे नू नहीं बढ़न देना कुछ दिन अंदर इनू देख के मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। आए मैं बड़ा तेरे प्लाट पे कब्जा किया है। आए ये ओबामा साहब को देख के आपका ब्लड प्रेशर क्यों लो हो गया? और मेरी वजह तो नहीं होया जी। हाँ। और नोबल प्राइज नहीं मिलया ना, ओदी वजह तो लो है दा। ना गलत गल करता पिया एक मैनू नोबल प्राइज की कमेटी वाले ने गलत फैसला सुनाया, उतो ये गलत गल्लां करन दी है। पुत मैं कुछ नहीं समझता नोबल प्राइज नू, गुस्सा मैनू इस गल दा, ब्लड प्रेशर मेरा इस गलों थले जा पिया कि इनू क्यों दिता। और मैं कोई तेरे वांगू रौला नहीं पाया सी, ना मिन्नतां कीतियां ना तरले कीते, उन्हां मैनू आप दिता सी। यही तो मैनू गुस्सा, इनू वेखो दे छड्डिया। ओ मैं इन्नी दवाई भी पाई, इन्ना दसिया भी कि मैं जंगा रकाइयां, मैनू दिता ही नहीं। पुत इस बारे च मैं शायरी कीती है। तेन पता बंदा जो दुखी होवे तो फिर शेर लिखदा है। शेर मैं लिखिया इहदे बारे च, जहर लगते हैं सारे वो गाइज मुझे, जहर लगते हैं सारे वो गाइज मुझे, दे सके ना जो नोबल प्राइज मुझे, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। देखो ना जरा, ये है ही 2 नंबर बंदा। हबीब जालद साहब की शायरी नू कह रहे हैं मेरी अपनी शायरी। मैं गलत गल्लां ना कर, मैं तेन दस दियां। पहला शेर मेरा अपना पुत, आ दूजा चाचे हबीब जालद दा मैं मानना वा। पहला मेरा शेर है, जहर लगते हैं सारे वो गाइज मुझे, दे सके ना जो नोबल प्राइज मुझे, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं पढ़ते, मैं पढ़ लिया तो केड़ी गल आ, उन्हां केड़े हबीब जालम साहब को राइट्स ले नहीं तो क्यों नहीं मानते आप? आए आए एक मिनट बहुत एक मिनट। गल ये पुत फैसला है ही घटिया। ये गलत फैसला नोबल प्राइज की पूरी हिस्टरी च इहो जिहा गंदा फैसला नहीं होया कदी। ठीक होया बिल्कुल ये फैसला, यही पॉइंट है, यही बरीकी है। बरीकी को तो आप समझते होंगे मिस्टर अली जी, बहुत अच्छे से एंकर है आखिर, बरीकी को समझते होंगे जी। हाँ, बरीकी ये है कि जिसको नोबेल प्राइज मिलता है उसको वो खुद जज करती है कमेटी, वो खुद नहीं मांगता। वो मुझे पता था ये होना है, ये तो खुद मांग रहा है मुझे नोबेल प्राइज दो। फिर तुम कौन सी पर्सनैलिटी जो खुद मांग रही हो? देखें मेरी बात सुने, ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड में अगर बॉलर कप्तान से खुद ओवर मांग ले ना, तो वो कप्तान उसको बॉलर को बाहर निकाल देता है। अब देखिया आ होया जे मेरे नाल गल नोबल प्राइज दी होण डई आ ते विच मसाला क्रिकेट दियां देण डे आ। पुत इन्हां ने इस इधर छड़ दे बेटा, छड़ दे, उधर हो जा मेरा पुत। इसलिए मैनू गुस्सा चढ़े आई, परा हो जा। मेरियां सारियां खिदमात, मेरियां सारियां मेहनतां दे उत्ते पानी फेर छड्डिया इन्हां, मिट्टी कर छड्डियां मेहनतां मेरियां। ते पुत तैनू पता फिर दुखी बंदा ते अपने कथारसिस शायरी दे थ्रू ही कढदा। मैं ते पुत होर शेर कवांगा इन्हां वास्ते, जिसने की रब करे पैण कीड़े उसे, ओ जिसने की रब करे पैण कीड़े उसे, मेरे जितन च की ऐसी पीड़े उसे, मेरे जितन च की ऐसी पीड़े उसे, ऐसी मंजूरी को इस चवल जूरी को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जुल्म ये पुत जूरी चवल सी। देखिया वे नोबल प्राइज है कोई वंडी दी चीज नहीं जेडी तू मंगण ने है। कल तू कहेगा मेरे भरा दा भी हिस्सा दियो। अब मेरा ब्लड प्रेशर लो होया, तू दंद कड्डण डे आ। का सॉरी, ओ दंद ना कड्ड नु तसल्ली दे, किते फिर ना एक बारी पागल हो जे। तसल्लियां ते अली मुमताज पुत मैं अपने चाहण वालियां नु दे दे थक गया। मैं ना बस कर दियो, उन्हें हुण नहीं दिता नोबल प्राइज तो मैं हथी पै जावां। नहीं, ये तो बताएं कि आपको नोबेल पीस प्राइज दिया ही क्यों जाए? लो 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 इत्थे हुण मीडिया वाले मेरे खिलाफ होए आ, मैनू कित्थों मिलना नोबल प्राइज? ए पुत की गल कर दित्ती आ?
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼? ਇਹ ਵੇਖ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪੁੱਤ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਫੇਲ ਹੋਰ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਆਏ ਓਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਨ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜਨਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲ ਚਿਪਸ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਛੁਡਾਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਲੜ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਓਏ ਤੇ ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਲੜਾਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਛੁਡਾਣ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਏਡਾ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਨਸਬੀ ਬਹਾਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਆ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੜਾਈ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛਡਾਈ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਬਟੇਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛਡਾਈ ਸੀ। बचपन च मैं नजम पढ़ी सी सूफी तबस्सुम मरहूम दी। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अली पुत, चोंच और दुम के बगैर परिंदा बड़ी शर्म वाली बात है। दुम के बगैर तो तितर ऐसे ही लगेगा जैसे पजामा पहनने के बगैर ही घोंसले से बाहर आ गया है। और बटेर की अगर चोंच ना होगी तो उस बेचारे मस्कीन दे मुंह च किन्ने बाजरे दी चमची पानी हो। और ट्रम्प साहब क्या जानवरों की कहानियां लेकर बैठ गए, इंसानों की बात करें। आ वेखो ना जरा, वेखो ना हुण मीडिया ही मेरे खिलाफ होया पे आ। ओ पुत्त इंसानां दी भी छुड़ाई लड़ाई। कौन सी? किदी लड़ाई नहीं छुड़ाई आ होर ते होर आ गब्बर दी ते दी सस दी लड़ाई भी छुड़ाई आ मैं। अच्छा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੌਫਜਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਆਂਟੀ ਹੋਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਣੇ ਤਗੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਫਨ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਈ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਂਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਰਾਕ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਈ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਕਸ਼ਾ ਪਾੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਛਾਪਰ 'ਚ ਦੁਆਣਾ ਪਾਓ ਤੇ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ। सर ना रोए, रोते आप हैं और पानी हमारी आंखों से निकलता है। देखो ना जरा की आपस में पैर फिटिंग कराई इन्होंने। सर जूस लाऊं? नहीं मैं नहीं पीना, तू पीना तो ले आ। देखो ना जरा आपस में एक दूजे की खिदमत कर रहे ने। जेड़ा मेहमान आया उन्होंने पुछ नहीं रहे, तो चलो और कुछ नहीं तो लाल शरबत ही पिया दो मैनू। अली साहब लाल शरबत मैं बहुत शौक से पीता हूँ, जब भी ससुराल जाता हूँ ना वो मुझे लाल शरबत ही पिलाते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਸਰਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਲਾਲ शरबत ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਈਏ। जी ट्रम्प साहब, ज्यादती तो वाकई आपके साथ हुई है। अब आप देखें ना, आपने सुबह दोपहर शाम रट्टा लगाया हुआ था और फिर उसके अलावा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे इस बात को कहने से कि जी मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। फिर भी नहीं मिला, मिलना आप ही को चाहिए था। ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਰ ਅਕਲਮੰਦ ਜੀ ਸ਼ਊਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਯਾਤੀ ਹੋਈ ਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਨਾਮ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੋਬਲ। जी ट्रम्प साहब, जिसको मिला है ये अवार्ड, वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर हैं मारिया कोरिना मचाडो, उनका भी ये कहना है कि इसके असल हकदार आप हैं। आ देखो ना यारा, देखो ना यारा, कुड़ी आप कहन रही है चाचे को मिलना चाहिए। बल्कि उन्होंने बकायदा ये कहा है कि ये अवार्ड में ट्रंप के नाम करती हूँ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੋਤੇ ਹੋ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਲੇਜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੈ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਫੜ ਲੈ। सर जी मैं तो कहना गब्बर नूं भेज के चोरी करा लो। ਬਾ ਪੁੱਤ ਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। देखो ना जरा चोरी भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਧ ਟੱਪਦੇ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣੇ। ਇਹਨੇ ਗੱਬਰ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। नहीं खैर, वैसी बात भी नहीं है। आपके अलावा 4 ऐसे पहले अमरीकी सदूर रह चुके हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। 2009 में ये आपके साथ ओबामा साहब हैं, इनको मिला। एक दफा भी मैंने नहीं कहा कि मुझे दें प्राइज, उन्होंने खुद दिया, खुद। जी भुट्टो अब देखो ना जरा, जो ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। वो कारकर्दगी देखते हैं और उसके बाद अवार्ड देते हैं। अब ओबामा साहब को जब 2009 में मिला तो इसके अलावा जिमी कार्टर को 2002 में मिला, वुडरो विल्सन को 1919 में मिला और थियोडोर रोजवेल्ट को 1906 में मिला। अब आपके लिए ट्रंप साहब अच्छी खबर यह है कि इन तमाम सदूर में से जिमी कार्टर एक ऐसे सदर थे जिनको ओहदे से सुबकदोश होने के बाद नोबेल पीस प्राइज मिला। तो आपके लिए तो मैं यही कहूंगा कि पेवस्तार शजर से उम्मीदें बाहर रख। ਉਹ ਪੁੱਤ ਐਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਾ ਦੇ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਆ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਬੈਟ ਹਾਊਸੇ 'ਚ ਸਦਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਚੂਹੇ ਧਰੂਈ ਫਿਰਨ ਉਹਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ पतीसा ले लेना। मिस्टर अली, अगर इसने ऐसे ही रोना धोना है तो मुझे फिर प्लीज इजाजत दे दें। मैंने एक म्यूजिक एकेडमी का इफ्तिताह करना है। और टिक जा किते, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਫੀਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਲੀਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਲਾ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨਿਮਾਣੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਯਾਮਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਆ। अच्छा, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਏ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੜਾਈ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੇ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬੌਸ, ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। मिस्टर अली जी, मैं आम तौर पे इसकी हमायत नहीं करता, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने बयान यही दिया है कि चाहे इनाम के लालच में ही सही, लेकिन अमन के लिए इसने बहुत काम किया। अब देखो ना यारा, मेरे जेड़े ਢਿੱਡੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੜਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। नजरसानी। ਉਹ ਚਲੋ ਸਾਨੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। एडी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਦੇਣ। सर आप फिक्र ना करें, मैंने एक खरादी से बात कर ली है। उसने कहा मैं सेम टू सेम वैसा अवार्ड बना दूंगा और किसी को बताऊंगा भी नहीं कि ये मैंने बनाया है। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤ, ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਦੂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਆ ਗੱਲ। ਨਕਲੀ ਬਾਡ ਬਣਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਉਂਝ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੱਲ $100 ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅਸਲੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਭਾਈ $100 ਦਾ, मैं 250 तो घट नहीं लेना। ट्रंप साहब, आप क्यों इस तरह की उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं? अगले साल का इंतजार करें। पुत जिन्होंने इस साल नहीं दिता उन्हें अगले साल किथों देना है। जनाब ट्रंप साहब, इस साल तो आपको वैसे भी नहीं मिल सकता था। आप 20 जनवरी को सदर बने, 31 जनवरी को नामजदगियां बंद हो गई थी। तो आपने जो भी कारनामे अपने गिनवाते हैं कि गजा में आपने जंग बंद करवाई, पाकिस्तान भारत की जंग का मसला हल किया, ईरान इजराइल
और इसके अलावा यूक्रेन और रूस की जंग के लिए भी जो आपकी कोशिशें हैं, इसकी वजह से अगर आप डिजर्व करते हुए तो आपको अगले साल मिल जाएगा। ਉਹ ਪੁੱਤ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਜ਼ਰਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। और ना रो, मिल जाएगा तेनू। जा, मेरे मुंह निकल गई, मिल जाएगा तेनू। दरवेश आदमी हूं मैं। दूरों दूरों लोग बच्चों के सोकड़े का इलाज कराने आउंदे मेरे को। ਔਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੋਕੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ट्रंप साहब अब बात समझ नहीं रहे हैं। प्राइज के इस साल की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी और तब तक आपको सदर बने हुए सिर्फ 11 दिन हुए थे। ਉਹ ਪੁੱਤ 11 ਦਿਨ ਕੋ ਥੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ। ਚਲੋ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। चलो सर जी अगले साल मिल जाएगा, हौसला करो, पी लो जूस। ਜਾ ਪੀਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਜਾ ਪੀ। और सर वो आपको पूछ रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ जिस चीज ਦਾ ਦਿਲ करे ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अजीजी, अगर मुझे जंगल में जाके रहना पड़ गया ना तो मैं बंदर से दोस्ती नहीं करूंगा। ਅੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। नहीं यार, बदतमीज आदमी है बंदर। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। ख़वातीनो हज़रात, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 ऐसी खबरें डिस्कस करता है जिससे हम सब मिलकर कुछ ना कुछ सीख सकें या हमें किसी गलती का एहसास हो सके या फिर हमारी हौसला अफजाई हो सके। माशाल्लाह। आज की जो खबर है वो उन लोगों के लिए हौसला अफजाई इंशाल्लाह मुयस्सर करेगी, आएगी। क्या कहना था मैंने? हौसला अफजा साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। जो कहते हैं कि हम तन्हाई में बीमार हो गए हुए हैं, कले रह रह के हम तो बड़े सख्त डिप्रेस हो गए हुए हैं। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 8 लाख अफराद तन्हाई से मौत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये खबर सुने और हौसले में रहा करें। डोंट वरी। अच्छा अजीजी, खबर क्या है वो बताओ। खबर यह है जी कि चीन में एक शख्स ने बिल्कुल तन्हा 70 दिन जंगल में गुजार कर लाखों रुपए कमा लिए। चीन के सूबे क्यू आई शिंग में पहाड़ी जंगल के अंदर रहने के चैलेंज का इनाकाद किया गया। अच्छा। इसी मुकाबले में पूरे चीन से 100 अफराद ने हिस्सा लिया, जिसे सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया भी गया। तो ये इस खबर से ये साबित होता है कि बात सिर्फ सोचने की है। तन्हा बैठ के अगर हम ये सोचते रहें कि ही कल्ले रह गए, सानू को पूछने वाला नहीं, तो फिर तो हम बीमार होंगे। बिल्कुल। तो अगर दिलेरी के साथ आप ये सोचें कि ये सिचुएशन एक ऐसी है कि मैं तन्हा हूं, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल, टेक इट इजी। इससे ज्यादा आई डोंट नो इंग्लिश। जब सूबा हुनान के इलाके जांग जियाजी में एक पहाड़ी जंगल में रहने का ये चैलेंज जुलाई में शुरू हुआ था। अच्छा। ये जो 100 अफराद थे ना जी, जिनको ये चैलेंज दिया गया अकेले रहने का जंगल के अंदर, उनको सिर्फ एक चाकू और बांसों का एक गठा सा दिया गया। अच्छा। जिससे जाकर वो चौपड़ी बना ले। सही। पहले ही मरहले में सिर्फ 10 लोग ही अकेले रहने का चैलेंज जीतकर अगली स्टेज पर पहुंचे। अच्छा। फिर उन 10 अफराद को 200 ग्राम नमक और स्टील का एक बॉल देकर दूसरे और फाइनल मरहले के लिए दोबारा जंगल में भेज दिया गया। 22 सितंबर को मुकाबला खत्म हुआ तो 33 साला यांग डोंग जो है ना जी, इस मुकाबले का फातेह करार पाया, जो 70 दिनों बाद जंगल से वापस आया और जिंदा बच के आ गया था। क्या बात। अजीजी, ये उधर 70 दिन करता क्या रहा? यार कुछ ना कुछ तो करता ही होएगा ना। करता क्या रहा है ये भी सुन लो।
जंगल में दाखिल होने के बाद खुश्क घास, बांसों और पत्थरों से एक पनाहगाह तैयार की उसने। अच्छा। पनाहगाह नहीं बना लेते, झोंपड़ी टाइप, वो बना ली। अच्छा। फिर उसने अपने कपड़ों के धागों को जोड़कर रस्सी बनाई और लकड़ी की मदद से एक छोटा स्टूल तैयार किया। बांसों की मदद से टोकरियां भी तैयार की ताकि मछली पकड़ सके। उसके अलावा उसने जड़ी बूटियां और फल भी जमा किए। उसने जंगल में चूहों और कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए ट्रैप भी तैयार किया। वहां उसकी तबीयत भी खराब हुई। कीड़े मकोड़ों ने भी काटा, मगर फिर भी वो बचने में कामयाब हो। और सबसे बड़ा जो चैलेंज था उसे, वो सर्दी, फिर शदीद बारिशें और सांप। उन सब से बचने के लिए उसने पौधों से अपनी झोंपड़ी को मजबूत बनाया और आग जला के गुजारा करता रहा। ये जो जंगल के जानवर होते हैं ना जी, एक किधरे आग लगी हो ना तो ओदे नहीं नेड़े जाते। उन्होंने समझ नहीं ना आ रही होंगी कि यह केड़ा जानवर है जिहड़ा इंज उत्ते उत्ते अल नूं उड़ रहा है। अब वो जी की तरह समझदार तो नहीं ना होते जो फौरन कह दें कि ओ ये शोले हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो खबर जो मैंने सुनाई है आपको कि एक बंदे ने 70 दिन जंगल में गुजार दिए हैं कलियां, किस लिए गुजार दिए हैं, उस पे इनाम था। पाकिस्तानी 40 लाख रुपए उसे इनाम मिला। अब यहाँ पाकिस्तान में बेतहाशा करोड़ों ऐसे गरीब लोग हैं जिनको आप अगर कहे ना जी भाई जी तुहानू 40 लाख रुपया देंगे ते 70 दिन वास्ते ना जाके गिलगित दी पहाड़ दी चोटी दे उत्ते कले बह जाओ, वो बह जाएगा जाके। बिल्कुल। वो कहेगा नो प्रॉब्लम, 40 लाख फड़ा मेरा वीर, बड़ी देर हो गई है मैं सोच रहा हाँ 5 मरले का मकान ते बनाऊं। तो जो ये कहते हैं कि मैं तन्हा हो गया हूं या बीमार हो जाते हैं ये सोच सोच के, तो मसला फिर सिर्फ मैं कहूंगा सोच का ही है। अब उस बंदे को चूंकि 40 लाख रुपये मिलने थे तन्हा जिंदगी गुजारने में, तो वो फटाफट जाके तन्हा 70 दिन काट आया। मैं कहता हूँ इतनी रकम किसी भी पाकिस्तानी को दो, उसने कहना कि भाई जी 70 दिन छो मैं 140 दिन ले लाऊंगा। और हमने तो जंगल में जाके तन्हाई का तोड़ भी निकाल लेना है। सामने वाले दरख्त के ऊपर बैठे हुए बांदर से गुफ्तगू शुरू कर देनी और इन्नी गुफ्तगू करनी है कि अग के बांदर ने भी गल्लां करन लग पए। ओनू यहाँ कही जाना कि सुना यार बांदरी टाइम से रोटी देंदी बंदर ने 70 दिन बाद फर फर बोल के कहना कि बाह यार तेरे वाला ही साहब ही मैं भी कल्ला ही बैठा रहना। इधरों आंदी है तो पटोसी मार के उधर टुर जाती है, उधरों आंदी है तो शाख न लटक के पर टुर जाती है। तेनू की दसा मेरे नालों 10 साल छोटी है, इस गलो शोही हुई। जी ये आगे से बंदर कह रहा है जाहिर है जब 70 दिन उसके साथ गुफ्तगू करेंगे तो इन्नी गल ते कर ही लेगा। बल्कि बांदर ते जाने ले सानू ये भी कहेगा कि भाई जी जे हुण चले हो शहर वाल ते अपना वादा ना भुलना, जांदे ही हुण तुहां हर महीने मैनू 2 दर्जन केले भेजने करने। जी अगर मुझे जंगल में जाके रहना पड़ गया ना तो मैं बंदर से दोस्ती नहीं करूंगा। ताड़ी बनती भी नहीं। नहीं यार बदतमीज आदमी है बंदर। हाँ मैं गया नथिया गली तो बंदर मेरे हाथ से बर्गर छीन के ले गए, सामने दीवार पे बैठ के खाना शुरू हो गया। अच्छा। मैंने मिनटें की यार आधा मुझे दे दो, नहीं सारा खा गया। उस दिन से मेरे ज़हन में फंस गया है कि मैं बंदर से दोस्ती नहीं करूंगा। चलो आपको अगर कभी मौका मिला जंगल में अकेले जिंदगी गुजारने का तो और बहुत से जानवर हैं जो आपको सूट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप बंदर को ना मुंह लगाइएगा, तुसी कावां नाल गल्लां कर लेना। वो नहीं तो लगड़ बग्गे भी उत्थे ही फिरदे ने, अपना लुदड़ भी उत्थे खजल होण डे हुंदे। यार ये कौन सा गरीब जंगल है जिसमें शेर चीता है ही नहीं, लुदड़ लगड़ बग्गा बंदर। नहीं शेर चीते भी होते हैं जंगल में, मगर फिर दोस्ती के लिए आपको पहले उनसे पूछना पड़ेगा ना। और तानू मुंह लान के ना यार वो क्या मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे? जेंटलमैन मुझे अगर जंगल में रहने का मौका मिला तो मैं एलिफेंट से दोस्ती करूंगा। हो सकता है कोई हाथी बे औलाद हो और वो तुम्हें अडॉप्ट कर ले।
ओ भाई कोई जानवर मेरे लिए भी छोड़ दो। डोंट वरी मुजफ्फर, डोंट वरी। एक एक दरख्त ते 20-30 गुलैरियां होंदियां ने। वैसे अजीजी इसे लूमड़ी भी सूट करेगी। जी हाँ, राइडिंग के लिए। अजीजी तुम सबसे पूछ रहे हो कि कौन किस जानवर के साथ वक्त गुजारेगा, तुम अपना बताओ कि अगर तुम जंगल में होगे तो किस जानवर के साथ रहोगे? तुम्हें पता है जानवर तो कोई दानिश्वर होता ही नहीं। तो मेरी तो सिटिंग ही दानिश्वरों के साथ है। इसलिए मैं अगर जंगल में जाऊंगा, उधर कहीं कुछ दिन गुजारूंगा, तो मैं तो खामोश ही रहूंगा। चुप। क्योंकि मुझे मालूम है कि चुप रहने से कौन सा जुबान को जंग लग जाता है, या कोई मोटर जाम हो जाती है मुंह दी। सगो थोड़ी देर के लिए गले को सुकून मिलेगा। अजीजी जितना बोला है जिंदगी में और जितनी टाटर की है अजीजी ने, अजीजी कहेगा चलो जान छुट्टी, जरा गले ने सुकून दइए, वापस जाके फिर बोलना ही बोलना है। वैसे भी चुप रहने वाला मसला खवातीन का होता है अली मुमताज साहब। मर्द को तो शादी कराते ही प्रैक्टिस शुरू हो जाती है चुप रहने की। हाँ, जो शादीशुदा मर्द होते हैं ना जी, उनको आदत पड़ जाती है जुबान से ज्यादा कान के इस्तेमाल करने की। खैर अब अजीजी ऐसी बात भी नहीं है, तुम मानोगे तो नहीं, लेकिन खवातीन भी बड़ी बड़ी देर खामोश रह सकती हैं। अच्छा जी। अजीजी मेरे पास एक स्पेनिश खातून एथलीट की खबर मौजूद है। वो 500 दिन गार में रहीं और इन 500 दिनों में उन्होंने किसी से कोई राब्ता नहीं किया, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई। और इन 500 दिनों में किताबें पढ़ती रहीं और उनकी टोपियां बुनती रहीं। वाकई? जी हाँ, बड़ी हौसले वाली बात है यार। एक खतून 500 दिन तन्हा गुजार दे बगैर बोले। और तन्हा गुजारना शायद इतना मुश्किल नहीं है, खामोश रह के गुजारना वाकई खतून के लिए बहुत मुश्किल है। वहां से 500 दिन के बाद निकल गए तो उन्होंने आपा और अपने बंदे ते सारी कसर कट छड़ी होनी। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने खावंद ने क्या है कि ले भाई हुण जरा हुण सुनने वास्ते तैयार हो जाइए यार। भाई अजीजी तुमने मर्द की तो सिर्फ 70 दिन की खबर सुनाई थी ना कि 70 दिन वो खामोश रहा। ये जो खातून है इन्होंने तो 500 दिन गुजारे हैं। मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये सोच के गुजार दिए होंगे कि मैं अपने मेके में हूं। अगर वो ये सोचती कि ससुराल हूं तो 5 मिनट नहीं सी चुप रहा जाए, बल्कि 5 सेकंड बाद ही उसके मुंह से निकल जाना था, और मेरा मुंह ना खुलवाओ। अच्छा अजीजी, इस खातून ने 500 दिन जो गार में गुजारे, उसका कहना है कि उस दौरान उस पर शहद की मक्खियों ने हमला भी किया। जी, और उसके पास कोई फोन नहीं था कि वो किसी से राब्ता कर सके, किसी को इतला दे सके। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। कल्ली खतून बेचारी गार चेंज कर दी किड्डी। अच्छा, वैसे ये जो खामोश रहने वाला काम है ना जी, इसके अगर रिसर्च में जाएं तो आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि स्कॉटलैंड के 74 साल शख्स जो है ना जी, वो गुज़श्ता 40 बरस से तन्हा रह रहा है। 40 बरस से बिल्कुल तन्हा। हाँ जी, आदत पड़ने की बात है। जो तन्हा रहने का आदी हो जाए उसकी तो जान छूट जाती है 500 बातों से। किथे चले हो, कदों आना जे, किन्ने बजे चले हो तो किन्ने बजे आना जे, तो इंजी टुर चले हो, पैसे दे के नहीं जान दे। ये तो तुस हांडी रोटी ते दिते ने, ते जेड़ा मैं नवा सूट लेना ओदे पैसे किथे जे? लो जिन्हें देन दे, नहीं तो मेरा दुपट्टा नहीं आंदा। बेशुमार चीजें हैं ऐसी जिनसे बंदा किनारा करके तो जाके कहीं लोकर में बैठ जाए तो उसको आदत पड़ जाती है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्यारा मेरा ईरानी कंबल था, अली साहब ऊपर शेर बना हुआ था। लो, आपकी फिर गलती है ना, आपने क्यों शेर वाला कंबल लिया? आपका तो ज्यादा से ज्यादा बिल्ली वाला कंबल बनता है। जी अजीज आने मन, जी जाने मन। मैं माफी चाहता हूँ, आप हम दोनों को तो अजीजा ने मन कह लें, गोगे को तो अजीजा ने 5 मन कहें। ठीक है जी, अजीजा ने मन और अजीजा ने 5 मन। अब ठीक है? ये ठीक है, ओके, दिस इज राइट। अच्छा जी, सर्दियों का मौसम करीब आते ही जिस तरह और दीगर सर्दियों की आइटम्स की डिमांड मांग बढ़ जाती है,
वहीं पे लोग सर्दियों के मलबूसात, रज़ाइयाँ, कंबल वगैरह निकलवाते हैं और धोबियों के पास और ड्राई क्लीनर्स के पास ले जाते हैं धुलवाने के लिए। अब इस सूरत हाल के तनाजुर में धोबी के, ड्राई क्लीनर्स के मिजाज का बदलना फितरी अमर है। इसी वजह से हर दूसरी दुकान पर बहस मुबाहिसा या तकरार हो रही होती है। ओ जी, मैं बहस तो कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने एक सिंगल कंबल और एक डबल कंबल साथ दिए थे ड्राई क्लीन करने के लिए। ठीक है, एक मुझे मिल गया तो दूसरा क्यों नहीं मिल रहा? और मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे शहजादे, सिंगल कंबल पे टाइम कम लगता है और डबल कंबल पे टाइम भी डबल लगता है। वो कितना टाइम लगेगा? पहले आप कह रहे थे कि एक हफ्ते बाद मिल जाएगा, फिर आपने मुझे सिंगल कंबल 10 दिन बाद दिया है, अब आप कह रहे हैं कि डबल कंबल पे डबल टाइम लगेगा। तो यार तुमने कंबल दिए ही क्यों इसको? ये तो शक्ल से मुझे तंबू धोने वाला लगता है। और बाबू, शाइन ड्राई क्लीनर मेरी दुकान है, तुझे क्या पता ड्राई क्लीनर क्या है? कभी मुंह धोया है तूने? धोता हूँ भाई, रोज धोता हूँ रोज। उसके कंबल दो उसके। ऐसे गौरी तुम क्यों धोने धुलाने वाली बात में बोलते हो? बात ये है बाबू, इसने मुझे कहा था कि मुझे सिंगल कंबल पहले दे दो, डबल कंबल 4-5 दिन के बाद दे देना। ड्राई क्लीन का काम है, टाइम तो थोड़ा लगेगा। बिल्कुल। तो और मिट्टी ड्राई क्लीन, वो जो कंबल इसने मुझे दिया है वो साफ होने के बजाय मजीद गंदा हो गया है। उसमें 2-3 दाग तो नए नजर आना शुरू हो गए। अच्छा, मैंने सूंघ के देखा है तो उसमें से वैसी बदबू आ रही है। नहीं तो तुसी कंबल बो मारने वास्ते दिता सी या धोने वास्ते दिता सी? वैसे मैं माफी चाहता हूँ गोगे, तुम हमेशा साथ हमें भी बेइज्जत कराते हो। और यार धोएगा तो फिर बदबू नहीं आएगी ना। हद हो गई, को बदबू है या मक्खी है जिनी पहले छितर फड़ के मारे हो? यो तो फजूल बात कर रहे हैं जी। मैंने अपने हाथों से मल मल के धोया नहर पे। मेरा मतलब है कि मेरी दुकान नहर के किनारे पे है, ड्राई क्लीन मैंने वहां खुद केमिकल से किया है। ये जो तुमने पहली बात कही है ना, ये सच कही है। होता यही है कि तुम कस्टमर से लेते हो और कहते हो जी हम ड्राई क्लीन करेंगे, जबकि तुम ड्राई क्लीन नहीं करते। एक आम धोबी की तरह इसको किसी खुली जगह पर ले जाते हो, वहां जाकर धोकर इसे ग्राउंड में सुखाते हो और कस्टमर के लाकर मुंह पे मार देते हो। गजब खुदा का, इतना प्यारा मेरा ईरानी कंबल था, अली साहब ऊपर शेर बना हुआ था। लो, आपकी फिर गलती है ना, आपने क्यों शेर वाला कंबल लिया? आपका तो ज्यादा ज्यादा बिल्ली वाला कंबल बनता है। क्या फजूल बात कर रहे हो यार सेहत तो देखो उसकी। तो सेहत के मुताबिक तो फिर बिल्ली वाला भी निचुए वाला बनता है। हद हो गई यार, वो बेचारा पहले ही परेशान है और तुम लोग आगे से उसको झुकते शुरू हो गए हो। उसकी परेशानी है ये कि शेर वाला कंबल ले बैठा हुआ। गजब खुदा का अली साहब, ऊपर से कंबल ड्राई क्लीन का रेट इन्होंने 500 कर दिया है। ओ बाबू, वो तो मल्लेदारी की वजह से 500 रुपए आपसे लिए है, वरना ड्राई क्लीनर से जाके रेट पूछो, 700-800 रुपया फी कंबल लेते हैं। तो भाई जो 700-800 रुपया लेते हैं कंबल का, उन्होंने बाकायदा मशीनें लगाई हुई हैं। वो केमिकल से ड्राई क्लीन करते हैं, तुम्हारी तरह जुगाड़ नहीं लगाते। वो बात बेचारा सही कह रहा है, उसकी कमजोरी से फायदा ना उठाओ। ड्राई क्लीन वाले सुबह लेते हैं और शाम को वापस दे देते हैं, क्योंकि उनके पास मशीनें लगी होती हैं। गोगे तू क्यों बोल रहा यार कंबल दी गल? ਵੱਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈਣਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ 1-2 ਫੁੱਲ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ। क्या बात कर रहे हैं गौरी साहब, शनील की रजाइयां दी हुई हैं मेरे ससुराल वालों ने। शर्म तो नहीं आती? इतने पैसे कमाते हो और रजाइयां फिर ससुराल वालों की इस्तेमाल कर रहे हो। गोगे वैसे वाकई यार वेरी बैड, वेरी बैड। सारे पैसों का तुम आलू गोश्त बना लेते हो, रजाइयां बनाओ। वाकई हर शहर में सबसे बड़ा फ्रॉड यही हो रहा है। 80% ड्राई क्लीनर्स ऐसे हैं जो धोबी घाट वाले कुलिये पर धुलाई करते हैं और कस्टमर्स को ये कहते हैं जी हमने ड्राई क्लीनिंग की और उनको पकड़ा देते हैं। सर जी इसीलिए तो 3 हफ्ते हो गए ये कंबल ही नहीं दे रहा। 3 हफ्ते? और ये तुमने कंबल ड्राई क्लीन करने के लिए उससे लिया हुआ है या इंग्लैंड का वीजा लगाने के लिए पासपोर्ट लिया हुआ है? भाईजान सिर्फ इसी के कंबल से मेरी दुकान नहीं चल रही, 800-900 कंबल धुलने के लिए आया हुआ। ओ खुदा दा नाम लै भाई, कित्थों आ गया तेरे को 800-900 कंबल? जिस इलाके तेरी दुकान है ना, उत्थे सिर्फ उस घर च कंबल हुंदा है जिन्हां दा मुंडा बहरीन हुंदा है। वाह वाह वाह, गौरी साहब क्या अच्छा मुल्क चुने आज।
ਔਰ ਬਹਿਰੀਨ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਹੀ ਬਚਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। और बाबू पूरे इलाके में सिर्फ मेरे पास है ड्राई क्लीन की मशीन। तो अगर सिर्फ तुम्हारे पास मशीन है और तुम मशीन से ही करते हो ड्राई क्लीन, तो फिर वो शिकायत किस बात की कर रहा है? वो बता रहा है कि उसका कंबल साफ होने के बजाय तुमने मजीद गंदा करके दे दिया है, उसमें से कहते हैं स्मेल ही नहीं खत्म हो रही। हाँ, और वाकई ड्राई क्लीन कपड़ा करवाया हो तो उसकी तो स्मेल ही और होती। और बाबू ड्राई क्लीन करके कंबल को हवा लगाने के वास्ते ग्राउंड में डाला था, ऊपर भैंस आके बैठ गई। हर काम ही इनके पुट्ठे होते हैं। ये जो 2 नंबर काम कर रहे होते हैं ना जी, इनके सारे काम ही पुट्ठे होते हैं। बिल्कुल। मैंने अपनी शलवार कमीज दी है अपने मोहल्ले में इसी तरह के एक धोबी को धुलने के लिए। अच्छा, कमीज किसी और की मुझे दे दी है, शलवार किसी और। घर आके मैंने पहनी है, कमीज मेरी ठीक थी यहाँ तक, शलवार गोडों तक पहुंची हुई। वो लग रही है मैं कौडी खेडन वास्ते सलवार टुकी अजीज जी ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਧੋਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜਵਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਤਲ ਦੀ ਏ, ਡਾਕੂ ਦੀ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ। बहुत अच्छे। मैं शलवार कमीज तो आई है, तू मेरे ते 3-4 FIR कटवाती हैं। ओ जी, इनका कोई एक स्यापा हो तो आपको बताएं ना। मैंने अपनी नई शलवार कमीज इसको धोने के लिए दी है, उसके सारे कॉलर का सत्यानाश कर दिया है, बुकरम ही तोड़ दिए अंदर से। पता नहीं सूट पे क्या तशद्दुद करता रहा ये। यार तुम शलवार कमीज पहनते क्यों? हमारा जिस्म है शलवार कमीज पहनने वाला। तुम तो जीन की पैंट भी पहनो तो वो शलवार ही लगती होगी। यार वो बेचारा तुम्हें अपनी दुखी दास्तान सुना रहा है, तुम ऊपर से उस पे तजर्बे कर रहे हो। जीन की पैंट पहन ले बेचारा तो फिर टुरेगा किथों? जीन वजनी होती है। यार मेरा ईद का सूट हमारे धोबी ने पता नहीं किन कपड़ों के साथ धो दिया, उनका सारा रंग मेरे कपड़ों पे चढ़ गया। ऊपर से मैं उसके पास सलामा लेके गया हूँ, कहता जाओ गोगा जी तुहानू रंग लग गए ने। क्योंकि इन्हीं वजह से मैं अब धोबी से कपड़े धुलवाता ही नहीं हूँ। मेरा इटालियन कोट पैंट था, इटालियन। डोंट टेल मी। ओ यस, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। वो कोट पैंट मैंने दिया उसको, वापस जब लेके आया तो उसके ऊपर पैंट के ऊपर इस्त्री का निशान था। इतनी जगह ही चमक रही है। मैं उसको शिकायत करने गया हूँ कि ये देखो क्या हुआ, तो वो कहता है ओ गौरी साहब शुक्र करो कोई हिस्सा तो ताड़ा चमक रहा है। यही तो इनकी सबसे बड़ी हमाकत है। अगर कोई गलती हो जाए, गाहक का नुकसान हो जाए तो मानते ही नहीं, उल्टा उस पर डट जाते हैं और कहते हैं नहीं हमारे से तो कोई गलत हुआ ही नहीं कुछ। तो सर जी, इनसे कपड़े इस्त्री करवाना तो सबसे बड़ी हमाकत है। मैंने अपने शादी वाले दिन दूल्हे वाला सूट इसको दिया है कि यार ये जल्दी से मुझे इस्त्री कर दो, मैं पार्लर से कटिंग करवा के आ रहा हूँ। तो मैं जब वापस आया हूँ इसकी दुकान बंद थी और ऊपर लिखा हुआ था कि बवजह फौत की दुकान बंद है। बस फिर उसकी फौतगी तो ना हुई, तुम्हारी फौतगी हो गई। शादी वाला सूट दुकान में रख के चला गया है। तुम तो फिर निकर और शर्ट पहन के गए होगे। बराती तो इसको देखकर पजल हो रहे होंगे कि ये किस गेम का खिलाड़ी। यार गौरी कुछ अकल करो। नहीं सर, वो खुद बता रहा है कि मेरा शादी वाला सूट दुकान में रख के दुकान बंद करके चला गया। तो यार फिर निकर शर्ट ही पहन के गया होगा। लड़की वालों ने भी कहा होगा कि भाई जी कुड़ी लेन आए हो कि दवाई लेन आए हो। नहीं भाई, मैं फिर दूसरा सूट पहन के गया हूँ। माशाल्लाह, इसका मतलब है आपके पास दूसरा सूट है। दूसरा क्या है, इसके पास तो 10-12 हो गए। आधा गज तो कपड़ा लगता है इसके सूट को। एक सूट का कपड़ा लेके आता उसमें 8 सिल जाते। एक्सक्यूज मी अली साहब, मैं यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आया हूँ, ये हुज्जतें सुनने के लिए नहीं आया। यार हुज्जतें तो आपकी बनती हैं, आप तो डॉक्टर के पास दवाई लेने भी जाएंगे तो डॉक्टर भी हुज्जतें करेगा। क्योंकि डॉक्टर को भी इंजेक्शन लगाने के लिए वेन तो चाहिए होती है, और यकीनन वेन की जगह आपके जिस्म में धागे हैं। एक्सक्यूज मी, ओ भाई कब देना है मेरा कंबल? ओ भाई साहब, हमारे घर में है शादी, मेहमान आए हुए हैं, हफ्ते बाद कंबल ले लेना, मेहमान तुझे दुआएं देंगे। क्यों जी, कंबल तो गए और मेहमान इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
डॉक्टर शहबाज शरीफ साहब खुदा का वास्ता है देसी कुश्ती ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਢਾਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦੇਖਦੇ अच्छा जी स्पोर्ट्स के मुतालिक हम अक्सर गुफ्तगू करते हैं जी। और जब भी किसी और खेल के हवाले से हम बात करते हैं ना तो बाखुदा मुझे देसी कुश्ती जरूर ज़हन में आती है क्योंकि हमने गुजरांवाला में बचपन में देसी कुश्ती इतनी देखी हुई है और उसके लिए जो हर इलाके में कह लें या हर गली में ही कह लें अखाड़े देखे हुए हैं वो पता नहीं किधर चले गए इतनी देसी कुश्ती होती थी कि नामवर पहलवानों के अखाड़े मुझे आज तक याद हैं अच्छा पहलवान का अखाड़ा होता था कंपनी बाग के एक साइड पे और दूसरी साइड पे होता था जिया पहलवान का अखाड़ा अच्छा और दोनों अखाड़ों में बड़े बड़े कमाल पहलवान जो थे ना जी वो जोर कर रहे होते थे आजम पहलवान अच्छू पांडे वाला पहलवान फिर आरफ पट्टाला और पता नहीं कौन कौन से बड़े तगड़े पहलवान होते थे उधर भी इधर भी नोनी पहलवान अच्छे पहलवान का भाई बड़ा खूबसूरत जवान आदमी फिर उधर रहीम पहलवान तो क्या बात है रहीम पहलवान सुल्तानी वाले वो तो बहुत बड़े पहलवान हुए हैं उनके फिर शागिर्द जो थे गोगा पहलवान अल्लाह उन्हें जिंदगी दे छोड़ गए हुए हैं अब जाहिर है एक एज हो गई हुई है बहुत बड़ा पहलवान हुआ है बहुत बड़ा पहलवान गोगा गुजरांवाली क्या बात तो इस तरह के पोपी पहलवान फिर वो गोगा भील बहुत सारे वो सारा कुछ खत्म हो गया फिर इधर यूनुस पहलवान सितारा पाकिस्तान मरहूम उनके बेटे तारक पहलवान उनका खड़ा होता था रेलवे लाइन के साथ जीटी रोड पे शेरावाला बाग में तो पूरा मेला लगा होता था ना जी स्पोर्ट्समैनों का कहीं पे वेट लिफ्टिंग हो रही है कहीं देसी कुश्ती हो रही है कहीं पे अपना ये क्या होता है बॉडी बिल्डिंग हो रही है बड़ा कमाल उधर एक होते थे ककी मलक साहब मलक अमीन उनको ककी कहते थे उनके भाई कितने सारे भाई एथलीट और कमाल के उनके भाइयों में नीदी पहलवान भी मुझे याद है कबड्डर थे बहुत अच्छे हाँ और वेट लिफ्टर थे बहुत अच्छे उस दौर में उन्होंने बाहर से बड़े बड़े मेडल लिए हुए हैं और कमाल नामवर लोग थे वो भी फिर सईद पहलवान सईद लॉन साहब रेलवे के पहलवान थे ऐसे बड़े कमाल स्मार्ट जिस्म के बड़े मशहूर आदमी थे सईद पहलवान ओहो मतलब हर तरफ पहलवान ही पहलवान होते थे शायद पहलवान आटे वाला बहुत तगड़ा पहलवान हुआ कमाल पहलवान हुआ तो ये सारे लोग जो थे ना जी ये वहां पे नजर आते थे अब देसी कुश्ती सारी मुक गई है खत्म हो गई है अच्छा एक बड़ी मजे की चीज मुझे मिली है बल्कि एक पैगाम मिला है जी आप सबको याद होगा आपने वो खबरों में भी देखा होगा या वीडियो देखी होगी वायरल बड़ी हुई थी जी हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब डॉक्टर मियां शहबाज शरीफ साहब अब डॉक्टर हो गए हैं उनको जरा याद कराना चाहते हैं हम कि भाजी पुरानी गल्लां भी याद करो हजूर मियां साहब जब गुजरांवाला गए थे शहबाज शरीफ साहब एक जलसे के लिए तो स्टेज पे गए थे तो एक पहलवान है वहां के गुजरांवाला के शाहिद बाबर पहलवान रुस्तमे पाकिस्तान हुए हैं चैंपियन इंग्लैंड हुए हैं बड़ा अच्छा पहलवान बड़े प्यारे वो उनको पगड़ी पहनाने के लिए ना जी गुजरांवाला के पहलवानों की तरफ से स्टेज पे आए थे और शहबाज शरीफ साहब ने इतनी महारत से टाक मार के उनको लटाया था कि हर बंदा वीडियो देख के कहता था कि ये इन्होंने पहले सारा कुछ तय किया हुआ या कहीं रिहर्सल की थी बाखुदा मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था कि यार कैसी सफाई से इसको टाक मारी है पहलवान वो तो खैर बाकायदा पहलवान थे शायद साहब मगर मियां साहब तो पहलवान नहीं थे ना ये तो सियासतदान थे मगर बड़ी खूबसूरती से टाक मारी अच्छा दूसरी दफा फिर गए जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी गए थे मरियम नवाज साहबा भी गई थी उस जलसे में उधर फिर इसी तरह हुआ यही जो हमारे शाहिद पहलवान हैं ये आए स्टेज पे तो उन्होंने उसी तरह फिर टाक मारी अच्छा ये जो दोनों दफा जो टाक मारी हुई है उसके लिए शाहिद बाबर पहलवान जो है हमारे उन्होंने एक जो पैगाम रिकॉर्ड करा के भेजा है हमें वो जरा पहले सुन लें तो फिर बात करते हैं जी आशान साहब जरा वो सुनाएं जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहद बाबर पहलवान रुस्तम पाको हिंद चैंपियन इंग्लैंड शेर पंजाब। मैं वज़ीर आज़म साहब से मुखातब हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो तुसी पाकिस्तान इत्थे गुजरां ले आए सो 2018 विच ते मैं तुहानू पग बनान स्टेज ते गया हाँ ते तुसी मैनू ढाक मार दे ते मेरा घुटना जिहड़ा सी ना ओह हिला दित्ता सी, जख्मी कर दित्ता सी ते मैं तुहानू इंज चुक्या सी ते तुसी कहा सी ए हत्थ जोड़िए इस्लामाबाद जो मैं वज़ीर आज़म बनांदा तेनू उत्थे बुलावां दा उत्थे कुश्ती होएगी ते दूजी बार फिर तुसी आए हो जो पिछली बार गुजाले ते स्टेज ते आए हो जो मियां नवाज शरीफ साहब भी सन, मैडम मरियम नवाज भी सी ते तुहानू मैं फिर पग पान गया वां ते तुसी फिर ढाक मारिए ते दूजा गोडा भी मेरा जख्मी कर दित्ता जी। हुण ते मैं दोवां गोडियां तो जख्मी हो गया वां। अगे मैं अपने खाड़े जाना हाँ, जेहड़ा साडा खाड़ा वे 100 साल तो चल रहा है। इस टाइम मैं ओहदा इंचार्ज सां, उस्ताद सां ते मैं उत्थे बच्चों नू ट्रेनिंग देना हाँ, बच्चे तैयार कर रहा हाँ। हुण दोवें गोडे तुसी मेरे जख्मी कर दित्ते होए ने ते मैं हुण किवें करां? मैं ते पूरे पाकिस्तान विच वड्डे वड्डे डॉक्टरां नू जिन्ने जोगा हैगा हाँ वहा चुक्या वां सारिआं नू ते मेरी तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है ते जेहड़ा मेरे नाल वादा कीता जे कि मैं तुहानू वज़ीर आज़म बनांदा, तुहानू वज़ीर आज़म हाउस च बुलावां दा, उत्थे तुहाडे कोल तुहाडे नाल कुश्ती करां दा, पक्की कुश्ती उत्थे होएगी ते मैं तुहानू रिक्वेस्ट करना मैनू वज़ीर आज़म हाउस च बुलाओ, नाले मैनू पुछो ते नाले देसी कुश्ती दी प्रमोशन लई मैं कोई करां, तुहानू सजेशन दसां। तुसी देसी कुश्ती लई तो मैं अपने आस्ते कुछ नहीं मंग रहा वां। मैं जेहड़े भलवान ने देसी कुश्ती जेहड़ी खत्म हो रही है, दम तोड़ रही है, जेहड़ी साडी सकाफत है, जेहड़े विच साडा नां सी, वड्डे वड्डे भलवान सन, पूरी दुनिया ते पाकिस्तान दा साडा नां सी भलवानी दा, देसी कुश्ती दा, ओह दम तोड़ रही है ते मैनू बुलाओ, मैं तुहानू दसां कि फिर असी मैं कोशिश करां, असी रल दे कोशिश करिए ते देसी कुश्ती फिर पूरी दुनिया ते मशहूर होवे ते पाकिस्तान दा नाम मशहूर होए। तुसी बड़े सिंसीयर हो मुल्क लई भी ते भलवानी लई भी, क्योंकि तुसी आप भलवान हो। मैं तुहानू इस टाइम पूरा मीडिया कह रहा वां, टीवी दे उत्ते तुहानू मुखातब हां कि तुसी जेहड़ा दाम नू मारदे मेरे दोवें गोडे जख्मी कीते ने, ए वाकई ए पूरा भलवान जेहड़ा हुंदा है ओह ही कर सकदा है ते जे तुसी सियासत विच ना हुंदे तुसी वर्ल्ड चैंपियन होना ही भलवानी विच, उसमें पाकिस्तान होना सी ते तुहाडी मेहरबानी मैनू टाइम दिओ ताकि मैं उत्थे भलवानी लई तुहानू दस सकां ते तुसी कोई भलवानी लई असी जेहड़ा ना प्रमोशन लई कोई करिए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। क्यों जी? अब कैसे उन्होंने देसी अंदाज में और कैसी मोहब्बत से ये पैगाम दिया है और वजीर आजम साहब को सब कुछ याद करवाया है। मसला ये है कि अब ना जी किसी भी गुजरांवाला के सीनियर पहलवान के पास बैठे ना तो बाखुदा वो रोने वाला हो जाता है। वो क्यों जी? दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं रही, कोई हेल्प नहीं कर रहा, खत्म होता जा रहा है। अब देखिए आहिस्ता 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 जिद्दत आती जा रही है और गेम में आ गई हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो हमारी सकाफती खेलें थी जितनी भी हमारे कल्चर की, वो खत्म होती जा रही। लोग क्रिकेट ही नहीं जान छोड़ रही भाई, मगर हमारी पहचान जो थी असल वो तो यही थी ना जी। देसी कुश्ती, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, ये हमारी बेसिक चीजें थी। बॉडी बिल्डर ऐसा ऐसा हुआ है गुजरांवाला में, हाफिज अजीजुल्लाह होए होए होए, फिर ये नसरुल्लाह भट्ट साहब फिल्म एक्टर मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, मिस्टर एशिया हुए हैं। ऐसे ऐसे खौफनाक बंदे हमारे मुल्क में हुए हैं, अब कोई नजर ही नहीं आता। इसलिए कि ये जो शाहिद साहब कलप रहे हैं वजीर आजम साहब से, जो अपील कर रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। ये हमने कुछ अर्सा पहले जो गोगा पहलवान गुजरांवालिया हैं, अब वो बेचारे घर में बैठे अपने या अपनी फैक्ट्री में बैठे होते हैं, मगर हर वक्त बातें वो पहलवानी की करते हैं। उन्होंने हमें मैसेज दिया था कि मेरी जमीन है, मेरे पास है जमीन, मेरे पास मेरे खाड़े के पास, मैं वो डोनेट कर देता हूँ। अच्छा। अब करोड़ों रुपए की जमीन है, वो कहते हैं कि मैं डोनेट कर देता हूँ। वो गवर्नमेंट से कहें कि इधर कोई जिम बना दें, वो ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दें जहाँ पे देसी कुश्ती हो, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम बच्चों को ट्रेन करें। अब थोड़ा सा उसे मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। वो जो ऐसे खुले मैदान में अखाड़ा होता था या ज्यादा से ज्यादा उसकी इतनी सी चार दीवारी होती थी, वो अब नहीं है ना दौर, उसे थोड़ा सा मॉडर्न करना। वो हाल छोटा सा को कॉम्प्लेक्स बना के उसके अंदर अखाड़ा ले जाए, हो सकता है। भाई हमने तो अखाड़े, जो मैंने जारे पहलवान को जोर करते हुए देखा हुआ, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे, देखो ना जारा पहलवान, भाई दुनिया पे ऐसा बंदा ही नहीं आया, ऐसा बंदा ही नहीं आया, ऐसा जिन्न पहलवान नहीं आया वाकई। सारा उनका खानदान जो था, जितने भी लोग थे, पोलू, अच्छा, अक्की, सारे ही
गोगा, एक से बढ़ के एक बार नासर बोलू, क्या बात है, पूरी दुनिया में उसने नाम बनाया। बड़े बड़े नामवर लोग हुए हैं। जारे के मुतालिक तो लोग कहते थे कि ये तो कोई जमीन की मखलूक ही नहीं लगती। ये बाकायदा गोगा पहलवान गुजरांवालिया, चूंकि वो बड़े पीर पहलवान हुए हैं और बड़े मुनसफ आदमी हुए हैं। उन्होंने जब जारे के साथ दंगल किया था तो उनके ये ताहिर सरवर मीर जो हमारे सीनियर साफी हैं, इन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने कहा था कि यार वो कोई अल्लाह की देन है, उससे ऐसा पहलवान देखा ही नहीं कभी। तो इस तरह के लोग जो हैं वही वो अब क्यों नहीं पैदा हो सकते? खुदा के वास्ते इनको सपोर्ट करें। पैदा हो सकते हैं, इंसान वही यार है, मगर ना वो खुराकें रही हैं, ना उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। पहलवानी अपनी जगह पे एक महंगा काम, वो बेचारे उनको खुराक चाहिए होती है, उनको ये एक्सरसाइज बड़ी चाहिए होती है, वो नहीं मिल रही। बिल्कुल। फिर सबसे बड़ी बात ये कि कोई नई अट्रैक्शन नहीं इस काम में लेके आया। अट्रैक्शन मैं समझता हूँ गोगा पहलवान के बकौल यही है कि कम्प्लेक्स बनाए यार आपके यहाँ, उसके अंदर देसी कुश्ती का हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, बच्चे आएंगे आगे हम उन्हें ट्रेन करेंगे। मगर अब अगर खुले मैदान में आप एक खाड़ा गोड़ के तो कहें जी कि अब इधर आए बच्चे, तो बच्चे तो अब देख रहे हैं बैठ के टेलीविजन के ऊपर अपना WWF, उनको तो वो नजर आ रहा है मंजर कुछ और लाइटों वाला, तो हल्का फुल्का थोड़ा सा बनाए वैसा। वाकई बच्चे अब तो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की तरफ उनकी तवज्जो है, जो कि पहले WWF कहलाती थी, अब WWE कहलाती है। लेकिन ये सिर्फ कुश्ती का ही मामला नहीं है। आप तमाम स्पोर्ट्स पे अगर आप नजर दौड़ाएं, स्क्वॉश में हमारे पास जहांगीर खान, जानशेर खान, हॉकी में कैसे कैसे प्लेयर्स हुआ करते थे। अब ये कुश्ती में अगर सिर्फ बना के वहां पे जिम्नेजियम काफी नहीं है, बल्कि उसके बाद उसको टेलीवाइज किया जाए, उनको ब्रांड बनाया जाए, पूरे मुल्क में एक शौक डेवलप होगा देख करके कि यार ये भी एक स्पोर्ट है। यार ये मुझे याद आया कि शहबाज सीनियर हॉकी के एक प्लेयर हुए हैं, क्या बात है, पूरी दुनिया में नाम बनाया उन्होंने और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि उनकी कोई तनख्वाह है वो नहीं मिल रही उनको। जी हाँ, इतना जुल्म हो रहा है इतने इतने बड़े लोगों के साथ। अब अगर आप हीरोज की इज्जत छोड़ देंगे तो हीरोज पैदा होने बंद हो जाएंगे। हीरो पैदा करने के लिए आपको अपने पिछले पुराने हीरो की इज्जत करनी पड़ेगी, ताकि नए लोग वो देख के अट्रैक्ट हों, उनके अंदर भी शौक पैदा हो कि भाई इज्जतदार काम है, ये हुक्मरान इनकी इज्जत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये अर्ज करूंगा जनाब वजीर आजम साहब मियां शहबाज शरीफ साहब, बल्कि डॉक्टर शहबाज शरीफ साहब, खुदा का वास्ता है देसी कुश्ती नूं भी देखो, एडी सोहनी ढाक मार लेंदे हो और तुसी शायद पहलवान दे गोडे खराब कर देते ते तुसी देसी कुश्ती नहीं पे देखते। तो ना जी दिल ध्यान करो। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।